एक मुर्दा घर में रेबेका एक इंटर्न है जो अपने आखिरी सुपरवाइज्ड प्रोसीजर के लिए इनबॉम्बिंग पर काम कर रही है। ग्रेटर दैन आप बहुत अच्छा कर रही हैं। ग्रेटर दैन वह हर छोटी छोटी डिटेल का बहुत ध्यान रखती है और जब तक वह काम पूरा करती है बॉडी नई जैसी दिखती है। उसका मेंटर रेमंड उसके काम की तारीफ करता है और उसकी कलाई पर पतले निशान देखता है जिसे वह जल्दी से एक ग्लव से ढक लेती है। फिर रेबेका बॉडी में एक कट लगाती है और सारा खून निकालना शुरू कर देती है। रेमंड देखता है कि मरे हुए इंसान के पैर की उंगलियां फड़क रही हैं, लेकिन वह इसका जिक्र नहीं करता। वह प्रोसेस पूरा करने के लिए बॉडी में इनबॉम्बिंग फ्लूइड भरती है और रेमंड कंफर्म करता है कि वह गुजर चुकी है। इसके बाद रेबेका बॉडी को रख देती है। वापस आते समय लाइटें टिमटिमाती हैं और वह कंफ्यूजन में जम जाती है। बस ऐसे चलती रहती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अपना प्रैप रूम साफ करने के बाद उसे सप्लाई के लिए बेसमेंट जाना पड़ता है। हालांकि वहां बहुत अंधेरा है और वह हिलने में हिचकिचाती है। अचानक वह परछाई में कुछ हिलता हुआ देखकर चौंक जाती है, लेकिन वह सिर्फ रेमंड है। वह उससे कहता है कि वह कभी बेसमेंट में न जाए और इसके बजाय अलमारी से सामान ले ले। रेबेका के जाने के बाद रेमंड बेसमेंट में दौड़ रहे जीव को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखता है और दरवाजा बंद कर देता है। ऑफिस में रेमंड उसके फुल टाइम एम्प्लॉय के तौर पर प्रमोशन का जश्न मनाना चाहता है, लेकिन वह कहती है कि वह शराब नहीं पीती। अब जब उसे उसकी जरूरत नहीं है तो वह सारी इनबॉम्बिंग की जिम्मेदारी लेगी और वह बिजनेस के कामों पर ध्यान देगा। रेबेका को दिन की शिफ्ट मिलेगी और रेमंड रात की इमरजेंसी संभालेगा। वह कहने की कोशिश करती है कि उसे रात में काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेमंड गुस्से में उसे मना कर देता है। उसी समय रेबेका को सिरदर्द होता है, इसलिए रेमंड उसे वीकेंड पर आराम करने के लिए कहता है। रेबेका के जाने के बाद रेमंड बेसमेंट में वापस आता है और बताता है कि ऐसा फिर से हो रहा है। घर पर रेबेका कपड़े बदलने के लिए बेडरूम में जाने से पहले चाबियां टेबल पर गिरा देती है। जब वह बाहर आती है तो वह ये देखकर चौंक जाती है कि चाबियां गायब हैं, लेकिन उसे अपनी नोटबुक पर अजीब निशान नहीं दिखता। शुक्र है उसे चाबियां दूसरी टेबल पर मिल जाती हैं, इसलिए वह अपनी वीकली सपोर्ट मीटिंग के लिए निकल सकती है। वह भीड़ को बताती है कि आज उसके नशे से दूर रहने का 1 साल पूरा हो गया है और बताती है कि नशे से जुड़ी शर्म और दर्द से निपटना कितना मुश्किल रहा है। वह सभी को उनके सपोर्ट के लिए धन्यवाद देती है और उसकी स्पॉन्सर केली उसे गर्व महसूस करने के लिए कहती है। अपनी सीट पर वापस जाते हुए रेबेका को पीछे एक अजीब सा आदमी उसका नाम फुसफुसाते हुए दिखता है। मीटिंग के बाद रेबेका अपनी कार में बैठकर अपनी बुरी इच्छाओं से निपटती है। वह एक अंधेरे कोने में गाड़ी चलाती है और एक डीलर से कुछ खरीदने के लिए लगभग बात करने ही वाली होती है, लेकिन वह हिम्मत जुटाती है और हार मानने से पहले निकल जाती है। जैसे ही वह गाड़ी चलाकर जाती है रेमंड उसे कॉल करके मॉर्चरी आने के लिए कहता है। वह प्लान बदलने के लिए माफी मांगता है, लेकिन उसे शहर के मॉर्ग से अचानक कई लाशों के साथ ट्रांसफर मिल जाता है। कुछ मिनट बाद रेबेका मॉर्चरी पहुंचती है और नोट्स पढ़कर जानती है कि लाशों को लेप और क्रिमेट दोनों करना होगा। ये समझ में नहीं आता, लेकिन उसे ऑर्डर मानने होंगे। कुछ अच्छा म्यूजिक लगाने के बाद वह पहली लाश पर काम करना शुरू करती है, उससे बात करती है और ताज़े जख्मों को देखती है। जब इनबॉम्बिंग तैयार हो जाती है तो रेबेका म्यूजिक बंद कर देती है और पेपर वर्क का ध्यान रखती है। वह लाश को अपना सिर हिलाते और आंखें खोलते हुए या फाइल पर दिखाई देने वाले सिंबल को नहीं देखती है। सिस्टम में डेटा आने के बाद वह बॉडी को इंसिनरेटर में डाल देती है। जब रेबेका खिड़की से बाहर देखती है तो वह अपनी कार का दरवाजा खुला देखकर चौंक जाती है। वह उसे बंद करने के लिए बाहर भागती है, जिससे लाइट जलती रहती है। इसके बाद वह सामान देखने के लिए अलमारी में जाती है, लेकिन उसे चक्कर आने लगता है। वह अपना सिर रगड़ती है क्योंकि उसे अपने आसपास फुसफुसाती आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह आखिरकार इससे बाहर निकलती है तो वह खुद को टेबल पर बैठी पाती है और उसे याद नहीं रहता कि वह वहां कैसे पहुंची। उसी समय फोन बजता है, इसलिए वह दूसरी फाइल पर दिखाई देने वाले सिंबल पर ध्यान दिए बिना उसे उठाने के लिए दौड़ती है। कॉल करने वाला रेमंड है, जो जानना चाहता है कि रेबेका कैसी है। वह उसे बताती है कि तूफान की वजह से लाइट में दिक्कत हो रही है, लेकिन बाकी सब ठीक है। फोन रखने के बाद रेमंड अपनी बॉडी पर पेंटिंग करने लगता है। इस बीच रेबेका दूसरी बॉडी को हिलाना शुरू करती है, लेकिन बिजली जाने पर रुक जाती है। वह बॉडी को स्ट्रेचर पर अपना सिर और हाथ हिलाते हुए नहीं देखती है, क्योंकि उसके फोन की बैटरी लगभग खत्म हो गई है। वह मोमबत्तियां ढूंढने के लिए ऑफिस जाती है। एक दराज में उसे एक छोटा सा डिब्बा मिलता है जिसके ढक्कन पर मोमबत्ती बनी होती है, लेकिन अंदर सिर्फ कागज की पट्टियां होती हैं। एक पट्टी जलाने के बाद वह बॉडी के पास वापस आती है और देखती है कि एक हाथ हिला है, इसलिए वह उसे वापस अपनी जगह पर रख देती है। उसे अपने पीछे दीवार पर चमकता हुआ निशान या चादर के नीचे हिलता हुआ शरीर नहीं दिखता। वह मुस्कुराता है और दिखाता है कि उसकी आंखें सफेद हैं। जैसे ही वह बॉडी इंसिनरेटर में जाती है रेबेका एक तीसरी बॉडी निकालती है जिस पर गहरे कट और चोट के निशान होते हैं। जब रेबेका को आवाज सुनाई देती है तो वह ऑफिस देखने के लिए चली जाती है। बॉडी अपनी आंखें खोलती है और अपना सिर हिलाती है, जबकि निशान दूसरे कागज पर दिखाई देता है। ऑफिस में रेबेका एक अजीब सी चीज को हिलते हुए देखती है और सोचती है कि यह रेमंड है, लेकिन जब वह पलक झपकाती है तो वह गायब हो जाती है, इसलिए उसे लगता है कि यह उसकी कल्पना थी।
जब रेबेका प्रैप रूम में वापस आती है तो वह बॉडी गायब देखकर चौंक जाती है। फिर फोन फिर से बजता है और वह उसे उठाती है। तभी एक आवाज सुनाई देती है, तुमने मेरे साथ ये किया, ये सब तुम्हारी गलती है। डरी हुई रेबेका फोन रख देती है, फिर भी फोन बजता रहता है, इसलिए वह उससे दूर चली जाती है। जैसे ही वह अपना चेहरा छूती है वह घबरा जाती है जब उसके हाथ पर खून लगता है और वह चोट को ढकने के लिए तुरंत अपना कोट उतार देती है। लेकिन जब वह दोबारा देखती है तो उसका हाथ साफ होता है। क्योंकि फोन बजता रहता है, रेबेका उसे एक बार फिर उठाती है। वही आवाज कहती है कि वह एक गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट करना चाहता है, जिससे रेबेका को एहसास होता है कि यह उसके पिता बेन है। वह बताता है कि उसकी 14 साल की बेटी रेबेका गायब हो गई है और उसे वह दिन याद है जब वह कुछ दोस्तों के साथ घूमने और बहुत ज्यादा शराब पीने के बाद झील के पास बेहोश हो गई थी। क्योंकि पुलिस चाहती थी कि वह रिपोर्ट के लिए 24 घंटे इंतजार करे, इसलिए बेन खुद उसे ढूंढने निकल गया। उसी रात उसकी मौत हो गई और रेबेका को आज भी इसका पछतावा होता है। एक अजीब जीव को देखने के बाद वह बेहोश हो जाती है। सुबह रेबेका अपने बिस्तर पर जागकर चौंक जाती है। वह खुद को शीशे में देखती है, तभी उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह बाथरूम से निकलती है, शीशा धुंधला हो जाता है और मुझे अंदर आने दो लिखा हुआ दिखाई देता है। रेबेका दरवाजा खोलती है और केली को ढूंढती है, जो उसे दोबारा नशा करने के लिए डांटती है। ऐसा लगता है कि रेबेका को घर आने या मदद के लिए उसे बुलाने की याद नहीं है। वह कसम खाती है कि उसने कुछ नहीं खाया, लेकिन केली को उस पर यकीन नहीं होता, जिससे वह टूट जाती है। जब केली उसे दिलासा देने के लिए गले लगाती है तो रेबेका उसे बहुत कसकर पकड़ने लगती है। केली उसे धक्का देती है और ये देखकर डर जाती है कि रेबेका की आंखें पीली हो गई हैं, इसलिए वह भागने की कोशिश करती है। रेबेका उसे पकड़ लेती है और किचन में इधर उधर फेंकती है, फिर केली की उंगली काट देती है। फिर वह केली को जमीन पर फेंक देती है और बोतल खोलने वाले औजार से उसके कान में वार करती है। उसे मारने के लिए उसे कई बार घुमाती है। इसके बाद रेबेका गुस्से से बाहर आती है और अपने किए पर बहुत डर जाती है। वह कॉल करने से पहले खून धोती है रेमंड, जो उसे तुरंत वापस मुर्दाघर भेज देता है। जब वह ना कहने की कोशिश करती है तो रेमंड बताता है कि वह जानता है कि वह किस दौर से गुजर रही है, इसलिए वह ऑफिस में उसे समझाएगा। जब रेबेका घबरा जाती है क्योंकि रेमंड को सब पता था और उसने कुछ नहीं किया, तो केली खड़ी होती है और उसके कान से बोतल खोलने वाला औजार निकालती है। रेबेका उसे देखती है और तुरंत भाग जाती है, लेकिन दरवाजे पर असली केली को पाती है। ऐसा लगता है कि पूरी घटना एक वहम थी। केली की चिंता को नजरअंदाज करते हुए रेबेका अपनी कार में बैठती है और मुर्दाघर वापस चली जाती है। रेमंड बताता है कि राक्षस या चीजें अक्सर लाशों में तब तक रहती हैं जब तक उन्हें कोई जिंदा इंसान इतना मजबूत न मिल जाए कि उस पर कब्जा हो जाए। ऐसा लगता है कि एक राक्षस ने रेबेका को चुन लिया है और अब वह उसके सभी काले राज और दुखद यादों का इस्तेमाल करके उसे तब तक कमजोर कर रहा है जब तक वह हार नहीं मान लेती। रेमंड सालों से इस बारे में सीख रहा है, इसलिए वह रेबेका को कुछ ही मिनटों में जितना हो सके उतना सिखाने की कोशिश करता है। वह उसे कुछ निशानों वाली एक ट्रे दिखाता है और समझाता है कि राक्षस का नाम बनाने के लिए उनका इस्तेमाल करना होगा। रेबेका को अपनी एंटिटी का नाम पता करना होगा और उसे नरक में भेजने के लिए उससे जुड़े निशान को जलाना होगा। रेमंड के बात खत्म करने से पहले डेमन रेबेका के शरीर पर कब्जा कर लेता है और उसे टेबल पर फेंकने से पहले उसकी बेइज्जती करता है। वह एक फायर पोकर पकड़ती है और पास आने की कोशिश करती है, लेकिन रेमंड अपनी शर्ट खोलता है और एक प्रोटेक्टिव सिंबल का टैटू दिखाता है। फिर वह ऑफिस से बाहर भागता है और डेमन के उसे पकड़ने से ठीक पहले दरवाजा बंद कर देता है। जब रेबेका नॉर्मल होती है तो वह रेमंड से दरवाजा खोलने की गुजारिश करती है, लेकिन वह माफी मांगता है और चला जाता है। जब एंटिटी प्रैप रूम में आती है तो रेबेका खुले दरवाजे या खिड़की की तलाश में इधर उधर भागती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वह फोन भी ट्राई करती है, लेकिन वह काम नहीं कर रहा है। रेबेका रेमंड के नोट्स पढ़ने का फैसला करती है, लेकिन खिड़की के बाहर अपनी दादी के दिखने से उसका ध्यान भटक जाता है। बूढ़ी औरत प्यार से उससे अंदर आने के लिए कहती है क्योंकि ठंड है, लेकिन वह अचानक गुस्से में आ जाती है और खिड़की पर जोर से मारती है और रेबेका को डिसअपॉइंटमेंट कहती है। उसकी आवाज गहरी हो जाती है और जल्द ही गुर्राने में बदल जाती है। जब रेबेका मुड़ती है तो वह बेन को उसके चेहरे पर खून बहते घावों के साथ देखकर चौंक जाती है। वह कहता है कि वह उसके लिए एक स्केल पेल लाया है ताकि वह फिर से खुद को डिलीट कर सके और वे साथ रह सकें। स्केल पेल से बेन का हाथ कटने के बाद वह रेबेका से भिड़ जाता है और उसके पैर में कई बार चाकू भोंकता है, जबकि उसकी दादी चिल्लाती रहती है। अचानक रेबेका इससे बाहर आती है और उसे एहसास होता है कि यह एक और वहम है। वह लगभग फिर से खुद को डिलीट करने वाली थी, इसलिए वह डर के मारे स्केल पेल गिरा देती है। फिर बेन कॉरिडोर में फिर से आता है और कहता है कि जैसे ही वह पास आएगा वह मर जाएगी, इसलिए रेबेका अगले कमरे में छिप जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। जबकि रेबेका सुनती रहती है। कई आवाजों से उसकी मौत की खबर सुनकर रेमंड ने मुर्दाघर में फोन करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में रेबेका खिड़की से देखती है और देखती है कि बेन चला गया है। उसे ये भी पता चलता है कि गायब बॉडी वापस आ गई है। वह चुपके से प्रैप रूम में वापस जाने का फैसला करती है और अपने घाव पर टाँके लगाने के लिए कुछ चीजें उठाती है। उसी समय बॉडी उठती है और फिर से लेट जाती है। तभी रेबेका ऊपर देखती है। टाँके लगाने के बाद उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे काटने के लिए कह रही है।
वह एक स्केल पेल पकड़ती है और बॉडी के पास जाती है, जो फिर से जाग जाती है और स्केल पेल के लिए उससे लड़ने लगती है। थोड़ी कोशिश के बाद रेबेका आग जलाने वाली पोकर तक पहुंचती है और बॉडी की गर्दन में छुरा घोंप देती है, लेकिन राक्षस मजबूत होता है और उसे आसानी से बाहर निकाल लेता है। रेबेका कुछ तार पकड़ती है और उसे बॉडी के चारों ओर बांध देती है, जबकि वह राक्षस की आवाज में हंसती है। फिर रेबेका आखिरकार फोन उठाती है और रेमंड उसे सिखाता है कि क्या करना है। उसके निर्देशों का पालन करते हुए रेबेका अपना खून उस भूत वाली बॉडी पर डालती है और फिर उसे जलाने वाली मशीन में डाल देती है। बदकिस्मती से ये काम नहीं करता और इंसिनरेटर फट जाता है, जिससे रेबेका उड़ जाती है। एक फ्लैशबैक में टीनेज रेबेका को हॉस्पिटल के स्ट्रेचर से बंधा हुआ दिखाया गया है। वह छोटी लड़की अचानक अपने बड़े रूप में बदल जाती है और रेबेका जागती है तो पाती है कि वह इंसिनरेटर के अंदर है। वह घबरा जाती है और कमरे में वापस आने तक दोहराती रहती है कि यह असली नहीं है। इसके बाद रेबेका रेमंड को कॉल करती है और उसे बताती है कि यह काम नहीं किया। हालांकि रेमंड बताता है कि उसने उससे बात नहीं की है, जिसका मतलब है कि यह एक डेमन की चाल थी। रेमंड उसे नीचे कुछ टेप ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन जब उसके इंस्ट्रक्शन टॉर्चर में बदल जाते हैं तो उसकी आवाज़ बदल जाती है। वह एंटिटी एक दरवाजे के पीछे से देखती है, जबकि रेबेका डेमन की आवाज़ सुनती है जो उसे अपने पिता को बचाने के लिए कह रहा है। रेबेका बेसमेंट में जाती है, जहां उसे एक छोटे से कमरे में टेप के साथ एक बंद दरवाज़ा मिलता है। वह किसी चीज़ के हिलने से चौंक जाती है, लेकिन वह सिर्फ एक गिरता हुआ बॉक्स होता है। शेल्फ से और चीज़ें गिरने लगती हैं, इसलिए रेबेका वापस ऑफिस भागती है। जब वह टेप चलाती है तो उसे आखिरकार रेमंड से ज़रूरी इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं। उसे सही सिंबल ढूंढने के लिए एक स्ट्रिप जलानी होती है और उन्हें ट्रे पर चुनना होता है, जिसे राक्षस के शरीर पर रखकर जलाना होता है। निशान से बांधने के लिए शरीर में भूत का खून भी इंजेक्ट करना होता है, नहीं तो वह जीव जलने से पहले भाग जाएगा। इस खून को बाद में इस्तेमाल के लिए भी बचाया जा सकता है, ताकि ऐसा दोबारा न हो। एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर रेमंड वेलेरी नाम के एक भूत के शरीर का हाथ काट देता है, जो एक ताबूत के अंदर से रहम की भीख मांगती रहती है। रेमंड के नोट्स को आखिरी बार देखने के बाद रेबेका एक पेपर स्लिप जलाती है और कमरे में तब तक घूमती रहती है जब तक उसे दीवार पर एक सिंबल नहीं मिल जाता। वह वही निशान ट्रे पर लगाती है और फिर दूसरों को ढूंढती रहती है। जल्द ही बेन फिर से आता है और मीठी मीठी बातों से उसका ध्यान भटकाता है, फिर उसकी गर्दन पकड़कर उसका गला घोंटना शुरू कर देता है। जब बेन उसे अंदर आने के लिए कहता है और शैतान की तरह हंसता है, तो रेबेका किसी तरह बाहर निकल जाती है। इसके बाद वह बेसमेंट में एक अजीब दरवाज़ा खोलती है, जहां उसे दीवार में एक छेद मिलता है, जिससे वह रेमंड को वेलेरी से निपटते हुए देख सकती है। वह मदद के लिए भीख मांगती रहती है, लेकिन रेमंड कहता है कि वह अब वेलेरी नहीं है। जब रेबेका दूसरी तरफ देखती है तो वह खुद को एक ताबूत के अंदर पाती है, इसलिए वह ढक्कन पर तब तक मारती है जब तक वह बाहर नहीं आ जाती। जब वह दूसरी स्ट्रिप जलाती है तो उसे दूसरा सिंबल मिलता है। जैसे ही वह ऊपर लौटती है, वह चीज़ परछाई से उसे देखती है। सप्लाई क्लोजेट से तीसरा सिंबल लेने के बाद रेबेका को बाथरूम में आखिरी सिंबल मिलता है। अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और कमरा पानी से भरने लगता है। परेशान रेबेका टॉयलेट पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह फिसल जाती है और उसका सिर सिंक से टकरा जाता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। एक और फ्लैशबैक में बेन को झील के पास एक जवान रेबेका मिलती है। वह मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई नहीं आता, इसलिए वह उससे कहता है कि जब तक वह डॉक्टर को ढूंढने जाता है तब तक इंतजार करे। बदकिस्मती से बेन फिसल जाता है और उसका सिर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अभी रेबेका बाथरूम में उठती है और नॉर्मल हो जाती है। ऑफिस में वह ट्रे पर 4 सिंबल रखती है और बीच में चमक आती है। उसे एक आवाज़ भी सुनाई देती रहती है, इसलिए वह उसका पीछा करती है जब तक उसे बेसमेंट में एक ताबूत के अंदर वेलेरी नहीं मिल जाती। रेबेका लगभग उसकी मदद करती है, लेकिन फिर उसे अपना मिशन याद आता है और वह जाने से पहले वेलेरी के खून की एक बोतल ले लेती है। इसके बाद रेबेका मॉर्चरी में सभी बॉडीज को चेक करती है जब तक उसे एक ऐसी बॉडी नहीं मिल जाती जिसके सीने पर सिंबल हो। वह उसे प्रैप रूम में ले जाती है और वह तुरंत हिलने लगती है, लेकिन जब रेबेका ट्रे को उसके सीने पर रखती है तो वह शांत हो जाती है। फिर वह वेलेरी के खून का इंजेक्शन लगाने के लिए उसे इनबॉम्बिंग स्टिक से मारती है। जब वह पूछती है कि क्या ये सही बॉडी है तो वह उसे इग्नोर कर देती है। जल्द ही उसके माथे पर डेमन का नाम आ जाता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि उसने सही चुना था। रेबेका बॉडी को इंसिनरेटर में धकेल देती है, जहां वह तड़पती है और चिल्लाती है क्योंकि वह हमेशा के लिए जल जाती है। इसके बाद रेबेका बेसमेंट में वापस आती है, लेकिन वह चीज़ अभी भी वहीं है। बेन उसके पीछे आता है और कहता है कि यह कभी खत्म नहीं होगा, फिर उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल देता है। रेबेका जैसे ही जमीन पर उतरती है, बेहोश हो जाती है और वह चीज़ उसके पास आती है, जबकि एक और फ्लैशबैक शुरू होता है। पता चलता है कि बेन ने जंगल में डेमन को देखा और वह इतना चौंक गया कि गिर पड़ा। जब छोटी रेबेका उठी तो उसके पिता पहले ही मर चुके थे। अभी रेबेका जागती है और अपने पिता से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसकी लत की वजह से उनकी मौत हुई थी। बेन उससे कहता है कि वह खुद को दोष देना बंद करे, क्योंकि वह नहीं चाहता कि वह हमेशा उसे दर्द के साथ याद करे। जब रेबेका आखिरकार जाने के लिए मान जाती है तो वह सच में जाग जाती है। बाहर मौसम बहुत अच्छा है और उसके कपड़ों पर खून नहीं है, लेकिन वह अभी भी वेलेरी की आवाज़ सुन सकती है।
रेबेका बेसमेंट में वापस आती है और वैलेरी को आज़ाद करने के लिए ताबूत खोलती है, जिसकी पीठ पर कुछ भयानक घाव हैं। अचानक वैलेरी उसे डेमन की आवाज़ में बेवकूफ़ कहती है और उसे फर्श पर फेंक देती है। जब वैलेरी उसे मारने ही वाली होती है तो रेमंड आता है और उसे अपना टैटू दिखाते हुए प्रार्थना करता है। वैलेरी को वापस ताबूत में धकेल दिया जाता है और रेमंड उसे फिर से बंद कर देता है। बाद में ऑफिस में रेमंड रेबेका से अकेले राक्षस का सामना करने देने के लिए माफ़ी मांगता है। वह बताता है कि अब वह वैलेरी नहीं है, इसलिए वह उसे रेगुलर उसका खून निकालने के लिए बेसमेंट में बंद रखता है, क्योंकि यही एक चीज़ है जो भविष्य में भूत प्रेत से बचा सकती है। असल में उसने दूसरे राक्षस भी खो दिए। इससे पहले कि वह अपना तरीका सही कर पाता, रेबेका को लगता है कि यह बहुत बुरा है और वह नौकरी छोड़ने की कोशिश करती है। इसलिए रेमंड बताता है कि इससे जानें बचती हैं। वह ये भी बताता है कि वह इस अनुभव से कभी पूरी तरह आज़ाद नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर वह रुकती है तो वह उसे और मजबूत बनना सिखा सकता है। ऐसी जिंदगी को मानने से मना करते हुए रेबेका मुर्दाघर से चली जाती है। हालांकि उसे पार्क में वह चीज़ दिखती है जहां बच्चे खेल रहे होते हैं। यह महसूस करते हुए कि रेमंड सही है, वह अपनी नई नौकरी स्वीकार करने के लिए वापस अंदर चली जाती है। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें।